भारतीय समाज को हम चार आर्थिक श्रेणी में बांट सकते हैं। एक अति समृद्ध, दूसरे समृद्ध, तीसरा मध्यम वर्ग और चौथा गरीब। दुख की बात यह है कि भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या गरीबों की है। गरीबी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है अशिक्षा, और अशिक्षा का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है एक असुरक्षित भविष्य। असुरक्षित भविष्य खुद का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने समाज का, अपने देश का। राइट टू एजुकेशन एक्ट देश के सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार देता है शिक्षित होने का। लेकिन जब गरीबी की आग पेट को जलाती है तो सारे अधिकार कानून की किताबों तक सीमित कर रह जाते हैं और गरीब माता पिता अपने बच्चों को भी मजदूरी पर लगा देते हैं। गोवा, माइनिंग, टूरिज्म, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, कंस्ट्रक्शन और खेती, यहाँ पर मजदूरों के लिए बहुत सारे काम हैं, लेकिन मजदूर नहीं के बराबर हैं। ऐसे में कामगारों की डिमांड को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा और दूसरे राज्यों से मजदूर परिवार यहाँ आता है। वैसे परिवारों की समस्या ये होती है कि ना तो उनका रहने का कोई स्थायी ठिकाना होता है, ना ही इतने पैसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को किसी विद्यालय में दाखिला दिला पाए। ऐसे में उनको ज्यादा आसान लगता है कि अपने बच्चे को भी किसी के घर में मेड की तरह, किसी के दुकान में हेल्पर की तरह, किसी होटल या रेस्टोरेंट में वेटर, हेल्पर या स्वीपर की तरह काम पे लगा दे। उन माता पिता को ये पता नहीं होता कि वो जाने अनजाने अपने ही बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ऐसे हालात में उनके बच्चे सामान्य तरीके से काम नहीं करते, बल्कि उनका शोषण होता रहता है। आखिर कानून क्या कहता है चाइल्ड लेबर के बारे में? गोवा चिल्ड्रंस एक्ट 2003 के मुताबिक 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़कियों को बच्चों की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन बाल मजदूर के मामले में बच्चों को दो वर्ग में बांटा गया है, 0 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष। मौजूदा कानून के मुताबिक 14 से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के काम में लगाना अपराध है। 14 साल के अगर ऊपर है तो हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड है उनसे परमिशन लेना पड़ता है और फिर उनको काम पे रख सकते हैं। वो 14 और 18 के साल के बीच में, पर उसके अगर नीचे हो तो बाल मजदूरी सख्त मना है। 14 से 18 साल के बच्चों को माता पिता की अनुमति से घरेलू कामों में लगाने की छूट है, लेकिन एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे के साथ मारपीट ना करे, उसका किसी भी प्रकार का शारीरिक शोषण ना हो, उसके स्वास्थ्य का पूरे तरीके से ख्याल रखा जाए। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि घर में जो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने घर में रखते हैं और उनको मारते हैं, पीटते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस भी हैं जहां उन पे लैंगिक अत्याचार होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। बाल मजदूरों से किसी भी तरह का हैजार्डस वर्क करवाने पर 1 साल की कैद और 50,000 रुपये फाइन, किसी भी 14 साल की उम्र के बच्चे से काम करवाने पर 25,000 रुपये फाइन और 3 महीने की कैद की सजा, और किसी भी 14 साल की उम्र के बच्चे को घरेलू मजदूरी यानी मेड के तौर पर काम करवाने पर 50,000 रुपये फाइन हो सकता है। बात सिर्फ बाल मजदूरों की नहीं है, समस्या ऐसे बच्चों की भी है जो किसी भी कारण से बेघर और अनाथ हैं और वे अपना जीवन सड़कों पे बिताने को मजबूर हैं। वैसे बच्चे जो बाजार में छोटे मोटे सामान बेचते हैं, ऐसे बच्चे, खास तौर पर लड़कियां जो घरेलू नौकर के तौर पर किसी के घर में काम करती है, और नतीजा होता है उनका शारीरिक और मानसिक शोषण। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने घर से भागे होते हैं या किसी तरह अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं और किसी के चंगुल में फंसकर गुलामों की जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं। यहीं से कहानी शुरू होती है एनजीओज की, या यूँ कहें कि एनजीओ की जिम्मेदारी शुरू होती है। तो हमारा गोवा चिल्ड्रंस एक्ट जो है, ये बाल मज़दूरों को जो एक प्रोटेक्शन देता है। बाल मज़दूर बंदी पे भी एक कानून है। सो वो लेबर डिपार्टमेंट वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट का एक प्रॉब्लम है कि उन लोग घर में नहीं जा सकते हैं। वो कोई से फैक्ट्री में या जो शॉप्स हैं, होटल्स में, वहाँ जा सकते हैं जहाँ छोटे छोटे लड़कों लोगों को होटल में काम करने रख सकते हैं। अगर घर में जाना है तो उनको पुलिस और एनजीओ का मदद लेके जा सकते हैं। Our NGO SCAN is very much involved in rescuing children. We do it in partnership with the other NGOs like Child Rhino, others, and with the government and with the police department.
वहाँ से जब उनको हम निकाल लेते हैं, उनको फिर बाद में अपना घर में जो एक स्टेट रन होम सरकारी घर है वहाँ उनमें हम रखते हैं। हम एनजीओ लोग को भी अभी हमको डर लगता है कि बच्चों को उधर भेजने के लिए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि क्या हम यहाँ स्थिति तो ख़राब है, क्या हम उससे ख़राब स्थिति में बच्चों को भेज रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जैसे चाइल्डलाइन 1098 एक गैर सरकारी संस्था जिनके टोल फ्री नंबर 1098 पर कोई भी पीड़ित बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित बच्चे की मदद करना चाहता है किसी भी समय इन नंबर पर फोन कर सकता है और फिर संस्था के रिप्रेजेंटेटिव्स बच्चे की उचित मदद करते हैं। गोवा में और भी एनजीओज है जो पीड़ित बच्चों के रेस्क्यू के लिए काम करते हैं। If it's a case that presented to CWC, we present it to them, and we, with the partnership of the police and the department, we either we house them or we send them to different children's home, or if it's needed to be placed in Apanagar, we send them to Apanagar. एनजीओ की मदद से पुलिस पीड़ित बच्चे का रेस्क्यू करती है और उन्हें भेज दिया जाता है मेरसे स्थित अपना घर में। आखिर ये अपना घर है क्या? अपना घर मेरसे में स्थित है। इसकी स्थापना बड़े ही नेक मकसद से किया गया था। मकसद था पीड़ित बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां से वे एक शिक्षित और स्किल्ड इंसान बनकर निकले। यहाँ पर मेनली 2 तरह के बच्चों को रखा जाता है। एक जो किसी अपराध में शामिल रहे हो और उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा हो या फिर किसी अपराध की सजा काट रहे हो। दूसरे ऐसे बच्चे जो चाइल्ड लेबर के तौर पर कहीं काम करते हुए रेस्क्यू किए गए हो। Children with a criminal background, children who are found on the road, children who need care and protection, everybody, anybody whom they found, they all been dumped in. वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, कोई सेक्सुअल अब्यूज़ के विक्टिम हैं, तो कोई बाल मजदूर के विक्टिम हैं, तो कोई किसने गुनाह किया है, चोरी किया है, उनको वहाँ के पकड़ के घर में रखा है। और हर एक बच्चों का जो नीड है ना, जो उनको चाहिए, वो बहुत अलग अलग किस्म का है। तो वो बच्चों को अलग रखना चाहिए। जो बाल मजदूर के शिकार हुए हैं उनको अलग रखना है, जो लैंगिक अत्याचार से शोषित हुए हैं उनको सेपरेट रखना चाहिए, क्योंकि उनका जो ट्रॉमा है, जो उनका इमोशनल नीड है, वो जो साइकोलॉजिकल जो उनको उनके ऊपर काम करना है उनको नॉर्मल करने के लिए, वो काम अलग है। और जो क्राइम करते हैं, जिसने गुनाह किया है, चोरी किया है, डकैती में खून किया है, उनको अलग, क्योंकि उनके पर जो काम, उनके साथ जो काम होना चाहिए वो अलग है। Over the years, I've been seeing Apanagar. Over the years, I'm in NGO work for the last 16 years in Goa. It's always been a place of trouble. Unfortunately, it's not been doing well. Over some period of time, we were actively involved, and they did make some changes. वहाँ अपना घर में भी बिल्डिंग भी अलग है। बच्चों को जैसे कि अपने उनके जो नीड के अनुसार हम उनको सेपरेट रखना है। अगर एक से बच्चों को अगर मलेरिया होगा तो उसको भी टाइफाइड का अगर हम दवा देंगे तो उस पर बुरा असर होगा ना। तो हम बोलेंगे हम दवा दे रहे हैं, पर वो दवा ठीक नहीं है। उसको अगर मलेरिया है तो उसको मलेरिया ही का दवा देना है, जिसको टाइफाइड हुआ उसको टाइफाइड ही का दवा देना है। सो इस तरीके से अलग अलग बच्चों को हमको ग्रुप करके उनको वहाँ पे रखना चाहिए। All the children together may not be a good idea. They have to be segregated according to the age-wise to a different compound, not in one compound, according to their background. If a child has a criminal background or criminal abusive or aggressive nature, he has to be treated separately. He has to be kept separate. He has to be sent for counseling, and he needs a special care. He cannot be put with other children. And there are small babies, they need a different kind of facility. So we cannot have all of them together. So I strongly recommend, my observation is that it should be dismantled. चाहे वो अपराध में शामिल बच्चे हो या फिर हालात के मारे, रेस्क्यू किए गए बच्चे उनके भविष्य को संवारने के लिए अपना घर में पढ़ाई के लिए विद्यालय है। इसके अलावा यहाँ रह रहे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनजीओ की मदद से वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। We've been invited to go into Apanagar to run school, counsel and support the staff. अगर अभी अब देखो तो अपना घर जो कॉन्सेप्ट है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को घर में रखना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। पर वहाँ जो मैनेजमेंट होना चाहिए बच्चों के देखभाल का, वो सही तरीके से होना चाहिए।